दोस्तों स्वागत है जी सभी को आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मास्टर बाई अनूप सरकार पे। तो मेरे भाई जैसा कि आपको पता है कि 70वीं बीपीएससी मेंस को लेकर के हम लोग जो है मेरे दोस्त एक डीआई डेली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये डीआई जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो डीआई है वो सारा का सारा हम आपको डेली के डेली एक एक प्रीवियस ईयर डीआई आपको हम कराने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। जो कि आपके ही मेंस बीपीएससी मेंस में पिछले साल में जो पिछले कई वर्षों में जो एग्जाम हुआ है उनमें आए हुए डीआई को हम लोग जो है वो एक एक करके डेली के डेली करेंगे और बहुत ही मजा आएगा डीआई को करने में, ठीक है ना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डीआई को सबसे पहले में आते हैं। सबसे पहला डीआई में क्या कहता है मेरे भाई, कह रहा है जी कि गांव ए के परिवार की औसत मासिक आय 3500 रुपये है। गांव जो ए की परिवार की जो औसत मासिक आय है मेरे भाई वो 3500 रुपये है। गांव बी के परिवार की औसत मासिक आय जो है मेरे दोस्त वो 6550 रुपये है। क्या तार्किक रूप से ये कहा जा सकता है कि गांव बी के लोग गांव ए के तुलना में अधिक संपन्न है? अपनी टिप्पणी लिखिए। देखिए अब ये कह रहे हैं कि अपनी टिप्पणी लिखिए, यानी आपके अनुसार से क्या ये कहा जा सकता है? क्या ये कहा जा सकता है जैसे ये कह रहा है कि गांव ए में जो परिवार की औसत मासिक आय है, यानी गांव ए में जो है वो हर परिवार लगभग 3500 रुपये कमाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल। गांव बी में जो है मेरे भाई वो औसत मासिक आय जो है वो हर परिवार का वो लगभग 6550 रुपये के आसपास। तो कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि गांव बी के लोग ज्यादा संपन्न हैं? क्या ऐसा कहा जा सकता है? आप बात को समझिएगा जरा सा। क्या हम केवल किसी का कमाई देख के कह लें कि हाँ वो किसी गांव का कमाई ही देख करके हम कह लेंगे कि पूरा गांव संपन्न है? ऐसा तो नहीं है, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है, बिना मतलब वाली बात है कि हम केवल गांव का औसत कमाई देख ली और बोल दिए सही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि गांव का औसत कमाई ज़्यादा है तो हो सकता है उसका जनसंख्या भी ज़्यादा हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो उसके कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसकी जनसंख्या, उसका रहन सहन, उसका जो परिवार का जो स्ट्रक्चर है। जैसे किसी गांव में परिवार में 2 आदमी है, किसी गांव में परिवार में 8 आदमी हैं, तो ऑब्वियसली उस 8 आदमी का खर्चा तो ज़्यादा पड़ेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई गांव में अगर ज़्यादा लोग कमा रहा है तो वो गांव ज़्यादा ही संपन्न होगा? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा औसत कमाई अगर ज़्यादा है तो इस बात से हम ये नहीं कह सकते कि गांव ही पूरा ज़्यादा संपन्न होगा। क्योंकि गांव ज़्यादा संपन्न होगा वो केवल औसत कमाई से नहीं निर्धारित किया जा सकता है मेरे भाई। हम ये भी, जब तक हमारे सवाल में जनसंख्या, जब तक हमारे सवाल में परिवार की स्ट्रक्चर बनावट, जब तक हमारे सवाल में जो है वो जो रहन सहन है, ये सब जब तक नहीं दिया रहे, आर्थिक स्थिति जब तक हमें ना पता हो गांव के पूरे बारे में, यानी गांव का पूरा स्ट्रक्चर जब तक हमको नहीं पता, तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा गांव ज़्यादा संपन्न है, कौन सा गांव कम संपन्न है? तो केवल ये दिए गए डाटा से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि गांव जो है वो ज़्यादा संपन्न है या फिर कम संपन्न है मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर है कि गांव ए के परिवार के औसत क्या है जी? आय है, औसत मासिक आय। गांव ए की जो परिवार की जो औसत मासिक आय है मेरे भाई वो कितना है? तो आप बोलोगे जी वो है 3500 रुपये, ठीक है बिल्कुल। गांव बी के परिवार की औसत मासिक आय कितना है? गांव बी के परिवार की औसत मासिक आय, परिवार के औसत मासिक आय कितना है? तो आप बोलोगे जी 6550 रुपये, 6550 रुपये। अब ये जरा सा अगर हम ये बोलें कि सर ये दिए गए डाटा से तो हमको लग रहा है कि हाँ संपन्न होगा, अगर केवल हम डाटा को देख के बताएं तो हाँ भाई लग रहा है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ होगा? तो देखिए इसको हम टिप्पणी कैसे करना पड़ेगा, हमें कैसे लिखना पड़ेगा इसके स्टेटमेंट के, इसके सॉल्यूशन को स्टेटमेंट के रूप में यानी कथन के रूप में हमें कैसे टिप्पणी करना होगा, हमें कैसे लिखना होगा, ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है भाई। चलिए हम ये लिख सकते हैं कि उपरोक्त दिए गए डाटा के अनुसार, उपरोक्त दिए गए आंकड़े के अनुसार, आंकड़े के अनुसार, अरे यार लिखाओ ना यार, अनुसार ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत
होता है कि गांव बी गांव ए के तुलना में अधिक संपन्न है। गांव बी गांव ए के तुलना में अधिक संपन्न है। तुलना में अधिक संपन्न है, परंतु केवल औसत मासिक आय से गांव की संपन्नता को निर्धारित नहीं किया जा सकता। गांव की संपन्नता को निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि किसी गांव की संपन्नता, किसी गांव की संपन्नता उसकी जनसंख्या है ना, जनसंख्या, पारिवारिक बनावट, ठीक है भाई, पारिवारिक बनावट, रोजगार के साधन, इत्यादि पर भी निर्भर करता है। इत्यादि पर भी निर्भर करता, ठीक है। इन बातों पे भी निर्भर करता है। हम ये केवल नहीं कह सकते हैं कि हमने आंकड़े देख लिए 6550 कि गांव बी में 6550 रुपए कमा रहा है, गांव ए में 3500 ही कमा रहा है, तो गांव बी के लोग ज़्यादा संपन्न होंगे, ऐसा नहीं है। इनके लिए कई सारे बात मायने रखता है, जैसे कि आपका गांव की जनसंख्या पर भी निर्भर करता है, परिवार में कितनी बनावट है। पारिवारिक बनावट का मतलब कि परिवार में कितने लोग हैं, है ना, किस तरह का पारिवारिक बनावट है, 4 लोग हैं, 6 लोग परिवार में, ये भी निर्भर करता है। उसके अलावा भी हम कह सकते हैं रोजगार के साधन। किसी गांव में मान लो कि कोई गांव का औसत कमाई 6500 रुपया है, लेकिन उस गांव में साधन है ये नहीं है, बेचारा जाता है 10 किलोमीटर तब कमा के लाता है, तो उससे तो उसका कोई मतलब नहीं बन गया, क्योंकि उसको तो जाने में आने में भी तो खर्च पड़ जाएंगे ना। तो कई सारे फैक्टर हैं जो हम बता सकते हैं कि जो हमें ये निर्धारित करने में सहायता करता है कि गाँव संपन्न है या नहीं संपन्न है। केवल हम ये पैसे के आधार पर, केवल कमाई के आधार पर, केवल मासिक आय के आधार पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि गांव ज्यादा संपन्न है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, इसी का दूसरा सवाल। चलिए इसमें दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे भाई कि एक व्यक्ति घर से रेलवे स्टेशन तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आया, ठीक है। कह रहा है यहां पर कि उसकी औसत चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हुई, तो अपनी टिप्पणी दीजिए। तो ये कह रहा है कि अतः उसकी औसत चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कुछ भी नहीं, ये सवाल बहुत आसान है। जैसे औसत चाल हमको दिया हुआ है और दोनों तरफ का स्पीड भी दिया हुआ है, और चूंकि घर से रेलवे स्टेशन जाना है तो दूरी तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि जाते टाइम घर से रेलवे स्टेशन का दूरी बदल जाएगा, आते टाइम दूसरा होगा, ऐसा नहीं है भाई, है ना। दोनों टाइम जो रेलवे स्टेशन की दूरी होगा वो बराबर ही होगा, ठीक है दोस्त। हाँ, दोनों टाइम जो दूरी होगा मेरे भाई वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति घर से रेलवे स्टेशन तक जाता है। मान लीजिए मेरे भाई ये घर है, ये घर है जी, घर समझते हैं, अरे यार घर कौन नहीं समझता, ये घर है और ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, रेलवे, अरे यार रेलवे गलती लिख दी है, गड़बड़ा आ जाएगा, रेलवे स्टेशन, स्टेशन, एक घर है और एक रेलवे स्टेशन है, उनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स है। जब कोई बंदा जाता है तो जाते समय उसकी जो चाल है ना वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है,
10 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन आते समय जो उसकी चाल है मेरे भाई वो कितना है जी 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। जाते समय उसकी चाल जो है जी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन आते समय उसकी जो चाल है मेरे भाई वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है भाई। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति घर से रेलवे स्टेशन जाता है, 10 के स्पीड से जाता है, 8 के स्पीड से आता है, तो जाने की गति कितना है? अगर हम लिखें तो बोले थे जाने की गति कितना है, जाने की गति, जाने की गति कितना है? तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लौटने की गति कितना है मेरे भाई? लौटने की गति लौटने की गति कितना है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे जी लौटने की गति जो है ना सर, लौटने की जो गति है सर वो कितना है मेरे प्यारे भाई? तो आप बोलोगे जी लौटने की जो गति है सर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। लौटने की जो गति है सर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, लौटने की जो गति है मेरे भाई वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ये बोला है कि अगर लौटने की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे है तो औसत गति क्या होता है? पता है आपको, एक फॉर्मूला होता है ये औसत गति, औसत गति का। अच्छा, ये लौटने की गति, जाने की गति को अगर हम x मान लेते हैं, ये x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है मेरे भाई, और इसको मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो जाने की गति कितना है? x किलोमीटर, आने की गति है y किलोमीटर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने x गुने y, और बटे क्या होता है मेरे भाई x प्लस वाई। तो क्या इस फॉर्मूला पे बैठाने के बाद क्या ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे आ रहा है? क्योंकि सवाल में तो बोला है कि इसकी औसत गति 9 किलोमीटर प्रति घंटे। देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो अगर हम यहां बैठा लें तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 गुने, जाने का 10 है ना, जाने का 10 है, आने की 8 है, तो 2 गुने 10 गुने 8 और बटे कितना हो जाएगा? 18। ठीक है दोस्त, 10 8 18, तो ये कितना हो रहा है? 2 9 18, ये हो जाएगा 80 बटे 9। 80 बटे कितना हो जाएगा? 9। ठीक है भाई, तो 80 बटे 9 को अगर हम भाग देंगे तो कितना होता है जी? 80 बटे 9, 80 बटे 9 आएगा 8.88, 8.888 आ रहा है, तो 8.89 लिख सकते हैं इसको, 8.89, 8.89 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या आप 8.89 किलोमीटर प्रति घंटे तो हमारा आया, लेकिन सवाल में बोला है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा औसत होगा, तो क्या आप 8.89 किलोमीटर प्रति घंटे को 9 किलोमीटर प्रति घंटे बोल दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हम ये जो दिया गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटे, ये बिल्कुल गलत है। यानी हम 8.89 किलोमीटर प्रति घंटे को 9.9 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं कह सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि इसका औसत गति, इसकी टिप्पणी क्या होंगी कि अगर इसका औसत गति 8.89 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जिसे 9 किलोमीटर प्रति घंटा कहना सही नहीं होगा, जिसे 9 किलोमीटर प्रति घंटा कहना सही नहीं होगा, सही नहीं होगा। मतलब हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे को 8.89 किलोमीटर प्रति घंटे को 9 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका टिप्पणी हम इस तरह से कर सकते हैं। इस डीआई के अंदर हमें 2 सवाल देखने को मिला, ठीक है ना, हम लोगों ने इसको करा है। अब बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट डीआई में, ठीक है भाई। चलिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह से डेली बने रहिए डीआई के लेक्चर में। आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी देखने को मिल रहा होगा और मिलेगा भी, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।